साइंस क्लास, आप सभी का साइंस स्पेशल के इस बैच में बहुत बहुत स्वागत है एंड वेलकम टू करियर विल एप्लीकेशन। सो कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा नमस्ते, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अनुराग आ चुके हैं, अंजन आ चुके हैं, अभिषेक आ चुके हैं, बादल आ चुके हैं, कुछ राज करके आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, प्रियंका कुमारी आ चुकी है। भाई सभी लोग आ जाइए, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 एवरीवन। सो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का साइंस स्पेशल के इस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम अगले 1 घंटे तक हम पढ़ने वाले हैं वायरस डिजीज। वायरस डिजीज का मतलब होता है जो बीमारियां वायरस कोज करते हैं, विषाणुओं से होने वाली बीमारियां। आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे विषाणु होते हैं जो हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां कर देते हैं। वायरस सिर्फ हम लोगों को ही नहीं, प्लांट में भी बीमारियां करते हैं। वायरस बैक्टीरिया के अंदर भी बीमारियां कर देते हैं और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को मार देते हैं उनको हम बैक्टीरियो फेज वायरस कहते हैं। बैक्टीरियो फेज का मतलब होता है बैक्टीरिया का किल करने वाला, बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला, बैक्टीरिया को मारने वाला, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके कि वायरस कौन कौन सी बीमारियां हमारे बॉडी में करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली वायरस डिजीज से। और पहली वायरस डिजीज जो होती है वो होती है बच्चा यहाँ पे डेंगू। नंबर 1 पे हम पढ़ने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू जिसको हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, जो आपकी हड्डियों को तोड़ देती है बच्चा, यानी कि आपके जॉइंट्स में, आपके बोन्स तक में फैल जाती है और आज जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, शरीर अकड़ जाता है, हड्डियों तक बुखार आपका पहुंच जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बच्चा डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार। वैसे डॉक्टर इसको डेंगे कहते हैं, डेंगे। ठीक है, आप डेंगू डेंगे जैसे ही बोलो। सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू किसकी वजह से होता है, इसका पैथोजन कौन है, इसका रोग जनक कौन है। पैथोजन का मतलब होता है रोग जनक, जो रोग को जन्म देता है। और वो कौन है? तो वो होता है आपका एक वायरस, क्योंकि हम वायरस डिजीज पढ़ रहे हैं तो वायरस ही होगा। कौन सा वायरस जिसकी वजह से डेंगू होता है उसको अरबो वायरस कहते हैं। अरबो वायरस का नाम हिंदी में सेम है, अब आपको अरबो वायरस ही लिखना है। इसकी वजह से हमें क्या होता है? डेंगू होता है। अब ये जिसमें रहता है वो इसका वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर का मतलब होता है जो पैथोजन को कैरी करता है, वो इसका वाहक बन जाएगा। और किसमें रहता है? एक मच्छर में। अब मच्छर की अलग अलग प्रजातियां होती है, मच्छर की बहुत सारी प्रजातियां होती है, उसमें से ही एक मच्छर होता है जिसको हम बोलते हैं एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो। क्या बोलते हैं? एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो। हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में बोल देंगे एडीज इजिप्टी मच्छर। लिख लो, हिंदी में भी लिख लो, एडीज इजिप्टी मच्छर। ये मच्छर बच्चा मेल होता है या फीमेल? तो मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता देती हूं जिसको आप ध्यान से सुनना। मेल मच्छर बहुत ही कम इंसानों को काटते हैं, ना के बराबर काटते हैं। मेल मच्छर अपना खाना पानी ना कचरे के डिब्बे से, फूलों के ऊपर बैठ के फूल के जो रस निकलता है उससे ले लेते हैं, या कूड़े कचरे से ले लेते हैं अपना भोजन। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, तो उसके अंदर जो उसका छोटा सा मच्छर का जो बेबी होता है उसका लालन पोषण करने के लिए, जो मच्छर का लार्वा होता है उसका लालन पोषण करने के लिए उसे ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए फीमेल मॉस्किटो हम लोगों को ज्यादा काटती है। मेल मच्छर ना के बराबर काटते हैं और फीमेल मॉस्किटो हमारा खून पीती है। और खून में हमारे, आप जानते हो, आप बोलोगे मैम खून में ऐसा क्या होता है? क्या नहीं होता हमारे खून में? हमारे खून में ग्लूकोज से लेकर, हमारे खून में प्रोटीन से लेकर, अमाइनो एसिड से लेकर सब कुछ है। तो मच्छर जो फीमेल मॉस्किटो है वो हमारा खून पी के उसके अंदर के न्यूट्रिशन से अपना और अपने लार्वा का काम चला लेती है। इसलिए मैं बता देती हूं बच्चा कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो ज्यादातर एक्टिव रहती है, किसके लिए? हम लोगों को काटने के लिए। तो ये जितनी भी सारी मैं मच्छर से होने वाली बीमारियां पढ़ाऊंगी ना, तो याद रखना वो मच्छर कैसा होगा? वो फीमेल मॉस्किटो ही होगा। अब इस मच्छर ने आपको काटा, काटते ही क्या आपका खून पिएगा? खून के अंदर क्या छोड़ जाएगा? ये वायरस छोड़ जाएगा। कौन सा वायरस? अरबो वायरस। अब क्या होगा आपको? तो डेंगू के समय क्या होता है? आपके खून में जैसे ही ये वायरस जाएगा आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, यानी कि आपको बुखार हो जाएगा, बहुत तेज बुखार हो जाएगा, हाई फीवर हो जाएगा, पेन इन जॉइंट्स, जो आपके जॉइंट्स होते हैं ना, जो संधियां होती हैं, हाथ पैरों के जो जोड़ होते हैं ना, ये अकड़ जाते हैं बच्चा। और साथ में आपके पेन इन बोन्स, पेन इन बोन्स का मतलब है आपकी जो हड्डियां होती है ना उस तक ये पहुंच जाता है, इसलिए तो हमने इसको हड्डी तोड़ बुखार बोला। और फिर सर में दर्द, ये तो नॉर्मल है, आपको सर में दर्द रहेगा। उसके साथ में आपको बता दूं बच्चा, आपको मसल्स में क्रैम्प्स आने लग जाएंगे। मसल्स में क्रैम्प्स का मतलब होता है मसल्स में जकड़न, मांसपेशियों में जकड़न होने लग जाएगी। उठोगे बैठोगे तो उठ नहीं पाओगे, कमजोरी आ जाएगी। और अगर ये बहुत दिनों तक रहा तो बच्चा ये मच्छर जाके आपके जो ब्लड में क्या होती है, आपके ब्लड में जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो तीसरे नंबर की क्या होती है? सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। ये प्लेटलेट्स की संख्या को कम करना शुरू कर देते हैं। प्लेटलेट्स डिक्रीज करना शुरू कर देता है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी लाना शुरू कर देता है ये वायरस, जिसकी वजह से आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। और अगर बहुत कम आ जाती है, सुना होगा फलाना इंसान को डेंगू हो गया था, बहुत तेज वाला, डॉक्टर कह रहा है आपको प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेंगे, आपके प्लेटलेट्स तो 40,000 आ गई है ना। 40 आने का मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, तो फिर उसको प्लेटलेट्स चढ़ाई भी जाती है। तो आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि एक तो डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, दूसरा आपको याद रखना है इस मच्छर की वजह से होता है, और तीसरा आपको याद रखना है ये एक वायरस डिजीज है और वो वायरस करता है। अब मैं ये मच्छर दिखाती हूँ आपको कैसा होता है। दिल्ली विल्ली में तो बहुत कॉमन बात है बच्चा,
ये ऐसा होता है डेंगू वाला मच्छर। हर साल डेंगू मलेरिया से दिल्ली में तो इतने सारे लोग ग्रसित होते रहते हैं। ये मच्छर है बच्चा डेंगू वाला। देख लो कैसे कैसे, तो देखो स्टार्टिंग में आपको बुखार आएगा, नाक से पानी गिरेगा तो नाक लाल हो जाएगी, ठीक है। पेन इन बोन्स लिखा है ना, मैंने बताया ना, हड्डियों में दर्द हो जाएगा, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। उसके बाद आपको ऐसी बेहोशी सी लगेगी, उल्टी भी आ सकती है, आंखों में लाल हो जाएंगी, आंखें इचिंग, नाक आंख से पानी गिरेगा, आंखें मसलना शुरू कर दोगे, हीट यानी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और आपकी हार्ट बीट भी ज्यादा हो सकती है। ये क्रिटिकल कंडीशन में होता है, ये क्रिटिकल कंडीशन में होता है, नींद आना बंद हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा बच्चा, एकदम आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी और आपकी प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जाएगी। डॉक्टर कहेगा देखो डेंगू बिगड़ रहा है भैया, अब आपको प्लेटलेट्स चढ़वानी भी पड़ सकती है, इतनी खतरनाक कंडीशन आ गई है। तो ये डेंगू में होता है बच्चा ऐसा, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहते हैं, इसको ब्रेकबोन फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा ये क्या करती है, राम राम अरविंद, है ना, ये क्या करती है कि ये आपके हड्डियों के अंदर जाकर भी बुखार कर देती है। ओके चलिए, नेक्स्ट 2 नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चा स्मॉल पॉक्स। नंबर 2 पे जो आती है, जो वायरस से होती है, वो होती है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को कहते हैं चेचक रोग, चेचक रोग, और इसको स्टार कर लेना, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है स्मॉल पॉक्स से। स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था, देखा है ना प्रीवियस ईयर के पेपर में। स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है, इसका पैथोजन कौन है, तो वायरस की वजह से ही होगा। इसका रोग जनक कौन है, कौन रोग को जन्म देता है, तो इसका पैथोजन बच्चा आपका एक वायरस ही होगा। कौन सा वायरस, वेरियोला जोस्टर वायरस, वेरियोला वायरस, ये वायरस है, हिंदी में सेम नाम है। इसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। अब ये किसमें रहता है, इसका वेक्टर कौन है, इसका वाहक कौन है, तो स्टूडेंट्स ये तो एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज होता है। स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स इज हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। हाईली कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि अगर आपने ऐसे इंसान का जूठा खाना खा लिया, उससे हैंडशेक कर लिया, उसके कपड़े पहन लिए, उसका जूठा पानी पी लिया, उसके पास बैठे उसने छींक दिया, खांस दिया, तो ड्रॉपलेट इंफेक्शन है ये, उसके सलाइवा का बूंद कहीं से भी, उसका लार या नाक का पानी या कोई भी टाइप का उसका बॉडी का डिस्चार्ज आपके कांटेक्ट में आ गया तो आपको हो जाएगा। सुना होगा ना, हम सुना क्या होगा, आप लोगों को भी हुआ होगा, है ना। हम लोगों को बचपन में सबको स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स हुआ था, अगर आपको याद है तो, क्योंकि उसके बाद ये खत्म हुआ है। और एक घर में एक बंदे को होता था तो वो सबको हो जाता था, आपने ये भी देखा था, है ना, कि 3 भाई बहन तो एक को हुआ तो बाकी 2 को भी अगले 5-6 दिन में हो ही जाता था। तो ये एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि एक ड्रॉपलेट इंफेक्शन है, यानी कि ये ऐसे इंसान के आसपास बैठने से, उसका जूठा खाना खाने से या उसके साथ बैठने से, उसके कपड़े पहनने से भी ये इंफेक्शन हो जाता है। अब इसमें होता क्या है स्मॉल पॉक्स में, देखो स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स थोड़ी सी अलग अलग होती हैं। पहले स्मॉल पॉक्स देख लो, उसके बाद हम चिकन पॉक्स पढ़ेंगे। देखो स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, इस तरीके के दाने उठते हैं स्किन पे, ये दिख रहे हैं आपको, ये देखो ब्लिस्टर्स पड़ना, बुखार बुखार तो आएगा ही। वायरस का जब भी इन्फेक्शन होता है, सर में दर्द, बुखार, हाथ पांव टूटना, ये तो होता ही होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। वायरस जब भी आपके बॉडी में आएगा तो ये सब तो होगा ही। याद रखना जब कोरोना आ रहा था तब भी ऐसा होता है, इन्फ्लुएंजा होता है तब भी ऐसा होता है, जुकाम खांसी होता है तब भी जुकाम, सर में दर्द और बुखार रहता है। वायरस जैसे ही आपके बॉडी में आता है तो हीट अपने ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में हीट निकलने लग जाती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर में दर्द वगैरह रहता है। इस तरीके के स्किन पे ब्लिस्टर हो जाते थे, इनको बोलते थे हम ब्लिस्टर्स ऑन स्किन, छाले पड़ जाते थे स्किन के ऊपर। और ये जो स्पॉट है, ये जो ब्लिस्टर्स है, ये जो छाले है ना, ये कैसे, इस तरीके के बड़े बड़े, फिर इनमें पस्सा भर जाता था और फिर ये फूट जाते थे ऐसे। आज भी बहुत सारे लोगों के फेस पे, पीठ पे निशान होंगे, आप पूछोगे किस चीज का निशान है, तो वो कहेगा मुझे बचपन में ना स्मॉल पॉक्स हो गया था यार, उसके निशान पड़े हैं ये, राइट। तो ये होता है स्मॉल पॉक्स इस तरीके से। और ये स्मॉल पॉक्स क्या करता था, ये आपके स्किन में इंफेक्शन करता था, फेस पे दाने, कमर पे दाने, हाथ पांव पे, सबसे पहले कमर पे उठते थे दाने, ऐसे ब्लिस्टर्स हो जाते थे बड़े बड़े, फिर वो सफेद रंग के होते थे, फिर वो फूट जाते थे, फिर उनसे पस निकलता था। तो बहुत ही गंदी बीमारी है, ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। अब अगर ऐसे इंसान के कपड़े वपड़े आपने पहन लिया तो आपको भी हो जाता था ये आगे से आगे, राइट। अब ये नहीं है स्मॉल पॉक्स, ये खत्म हो चुका है ना, ये इरेडिकेट हो चुका है। ये इरेडिकेट क्यों हुआ, क्योंकि इसके लिए वैक्सीन आ गया था, इसके लिए टीका आ गया था, और इसका जो टीका बनाया था वो बनाया था एडवर्ड जेनर ने। इसको स्टार कर लेना, ये बहुत एग्जाम में आता है। एडवर्ड जेनर ने इसका टीका बनाया था। और बच्चों मैं आपको बता दूं, एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं हम। ये जो आज हम लोग टीके लगवा लेते हैं ना हर एक वायरस बीमारी से बचने के लिए, इन टीकों का कॉन्सेप्ट पहली बार टीकाकरण के बारे में पूरे संसार को बताने वाले महान साइंटिस्ट यही हैं। तो लिख लो, टीकाकरण के जनक किसको माना गया है, टीकाकरण के जनक हम एडवर्ड जेनर को मानते हैं। उन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के इंजेक्शन के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। उन्होंने ये बताया था कि भाई टीकों से, टीके लगा के, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बना के, वैक्सीन लगा के हम लोग बहुत सारे वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अच्छा मैं बताऊं आपको, इन्होंने जो टीका बनाया था ना, ये स्मॉल पॉक्स के लिए नहीं बनाया था। जैसे हम लोगों में स्मॉल पॉक्स हो रहा था ना, वैसे गाय में हो रहा था काउ पॉक्स, तो इन्होंने टीका बनाया था गाय के लिए। लेकिन बाद में इनको अचानक से ऐसे थॉट आया कि क्यों ना मैं इंसानों पे ट्राई करके देखूं क्या इफेक्टिव है, और इंसानों पे इफेक्टिव हो गया। तो फिर पूरी दुनिया ने, पूरे के पूरे विश्व में, ये पूरे हर एक कंट्रीज में स्मॉल पॉक्स के इंजेक्शंस लगना शुरू हो गए, और अब ये इरेडिकेट हो गया है। इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म हो गई ये बीमारी, आपको नहीं सुनने में आएगा, राइट। चलो, तो ये होता है स्मॉल पॉक्स। अब ऐसा ही एक और है जिसको हम बोलते हैं चिकन पॉक्स, जिसको हम छोटी माता कहते हैं। चिकन पॉक्स को हिंदी में छोटी माता कहा जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गांव में तो लोग बोलते हैं कि पहले छोटी माता होता है और फिर चेचक होता है।
ऐसा होता भी था कि पहले इंसान को स्मॉल ये हुआ चिकन पॉक्स और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद इसको स्मॉल पॉक्स हो गया 2-3 महीने बाद, ऐसा भी होता था टीका लगने से पहले। अब इसका पैथोजन कौन है? तो ये भी एक वायरस की वजह से होता है, थोड़ा सा अलग नाम होता है बच्चा, इसका नाम होता है वेरिसियोला जोस्टर वायरस। वेरिसियोला जोस्टर वायरस, वो वेरियोला था। देखो, जिसकी बीमारी की स्पेलिंग में सी आता है, उसके वायरस की स्पेलिंग में भी सी आता है, ऐसे याद कर लो। जो स्मॉल पॉक्स का होता है उसमें सी नहीं आता है, वो वेरियोला वायरस होता है, और ये क्या है? ये वेरिसोला जोस्टर वायरस है। बाकी ये भी एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। कैसे फैलेगी? तो वैसे ही उस इंसान के पास में बैठ गया, उसने छींक दिया, खांस दिया, उसका छूटा पानी पी लिया आपने, तो आपको हो जाएगा। बस होता कैसा है? देखो, ये स्मॉल पॉक्स में हो रहा था ऐसे, और चिकन पॉक्स में कुछ ऐसा होता है। चिकन पॉक्स में ऐसा होता है, ये स्किन देखो, ये दिख रही है ना आपको, ऐसे ऐसे मस्से से हो जाते थे, लाल कलर के छाले पड़ते थे। यहाँ पे लाल कलर के छाले पड़ते थे स्किन के ऊपर, पहले खुजली आती थी इनके अंदर, इतनी खुजली आती थी कि आप ऐसे खुजला लेते थे, नाखून लग जाता था, नाखून से छिल जाती थी स्किन, और यहाँ से ब्लीडिंग भी हो जाती थी। फिर यहाँ से फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती थी, खून निकलना शुरू हो जाता था। ये दिख रहा ना, देखो ऐसा, फिर यहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता था, और एक टाइम के बाद ऐसे लोगों के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती थी। आरबीसी की कमी यानी कि ऐसे लोगों में खून की कमी भी देखने को मिलती थी। ऐसे लोगों को अनेमिया भी देखने को मिलता था बाद में। अनेमिया का मतलब होता है खून की कमी। तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में यही डिफरेंस था एक, और दोनों के लिए एक ही दवाई काम कर गई, एक ही टीका काम कर गया। जब स्मॉल पॉक्स का टीका लगाया तो उसने स्मॉल पॉक्स को भी खत्म कर दिया, चिकन पॉक्स को भी खत्म कर दिया, यानी कि उस टीके के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी वो दोनों बीमारियों के लिए इफेक्टिव साबित हुई। राइट? तो बच्चा याद रखिएगा कि वेरिसेला जोस्टर वायरस क्या करता है? चिकन पॉक्स करता है, वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स करता है। दोनों में फिर ऐसा ही डिफरेंस है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है बच्चा, किसमें ये तो आप जानते हैं, बुखार होगा, सर में दर्द होगा, हाथ पांव जकड़ जाएंगे, मांसपेशियां अकड़ जाएंगी, उठने बैठने में दिक्कत होगी, ये तो कोई भी वायरस आता है होता ही होता है, ये तो होता ही होता है। बेसिकली डिफरेंस बस ये था कि इसमें खून की कमी भी देखने को मिलती है, और जो स्मॉल पॉक्स होता है उसमें खून की कमी देखने को नहीं मिलती है। इसमें स्किन पे पहले खुजली होगी, फिर ऐसा आपको थोड़ा सा रेसेस से पड़ेंगे, और उसके बाद ऐसे मस्से से होकर उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता था। नाखून लगा लेते, बहुत इचिंग होती थी, आप चाह के भी आप रोक नहीं पाते थे अपने आप को खुजलाने से, तो आप खुजली करके उसमें से खून निकाल देते थे, जिसकी वजह से आपके बॉडी में एक टाइम के बाद अनेमिया भी देखने को मिल जाता था। तो इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है कि ये स्मॉल पॉक्स में ऐसी होती थी स्किन, और चिकन पॉक्स में कुछ ऐसी हो जाती थी स्किन। चिकन पॉक्स पेट और चेस्ट वाले पार्ट पे ज्यादा होता था, और जो स्मॉल पॉक्स है वो कमर और फेस पे ज्यादा होता था। राइट? तो ये तीसरी बीमारी होगी जो आपको वायरस से होती है। अगली चलते हैं 4 नंबर पे, पोलियो। पोलियो के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि पोलियो डे मनाते हैं। अब तो पोलियो लगभग खत्म हो गया है ना, लगभग पोलियो खत्म हो गया है। कोई एक आधा केस आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, पैथोजन, इसका पैथोजन कौन है, इसका रोग जनक कौन है? तो पोलियो के लिए जो वायरस होता है उसको आपको पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो वायरस ही नाम से लिख लो। इसके वायरस को हम पोलियो वायरस ही कहते हैं। और ये वायरस कहां रहता है? पोलियो वाला वायरस, इसका वेक्टर कौन है? पोलियो वाले वायरस का वाहक कौन होता है? तो वायरस जनरली आपके यही साथ उठने बैठने से, खाना खाने से, इन सबसे फैल जाते हैं वायरस। बाकी ये पोलियो वाला वायरस पानी से भी फैल सकता था। ये वायरस पानी से भी फैल सकता था, पानी और फूड से भी फैल सकता था पोलियो वाला वायरस। राइट? अब क्या होता था पोलियो में? तो पोलियो वाला वायरस सीधा जाता था आपके बोन्स के पास, किसके पास? हड्डियों के पास, और बोन्स के अंदर बैंड क्रिएट कर देता था। बैंड का मतलब है मोड़ पैदा कर देता था। एक हड्डी इस तरीके से आपकी स्ट्रेट थी, और पोलियो वाले वायरस ने आके इसको यहां से ऐसे मोड़ दिया, बैंड आ जाता था। कोई हाथ की हड्डी ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, कोई पांव की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, और आपके इसमें अगर ये वायरस बैकबोन तक गया, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी को भी टेढ़ा कर देता था, और ऐसे बच्चे ऐसे झुक के चलते थे। फिर ऐसे हाथ की हड्डी को टेढ़ा कर दिया, हाथ ऐसे ही रह गया हमेशा के लिए। पांव को टेढ़ा किया, पांव ऐसा ही रह गया, और रीढ़ की हड्डी को किया तो रीढ़ की हड्डी क्या होगी आपकी? ऐसे झुक जाता है ऐसा बच्चा। दिखाती हूं मैं आपको, आपने देखा भी होगा बहुत सारे पोलियो वाले लोग, देखो इसकी हड्डी ये पतली होगी, पांव मुड़ गया। अब ये पांव ऐसे ही रहना है, क्यों रहना है? क्योंकि यहाँ की मांसपेशियों के अंदर जो न्यूरॉन्स थे वो डैमेज कर देता है ये वायरस। ये वायरस ना धीरे 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 ना आपके नर्वस सिस्टम के पास जाता है, और नर्वस सिस्टम को खराब करना शुरू कर देता है ये वायरस। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, जहां पे न्यूरॉन्स आते हैं, ये न्यूरॉन्स को भी खराब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जिस हिस्से में पोलियो वाला वायरस ज्यादा था उस हिस्से में नमनेस आ जाती थी। नमनेस का मतलब होता है सूनापन, सूनापन, और धीरे धीरे वो हिस्सा एक तरीके से पैरालाइज्ड हो जाता था। पैरालाइज्ड का मतलब है लकवा जैसा, जैसे लकवा पड़ता है ना, मुड़ जाता है कोई बॉडी का पार्ट, तो वैसे ही मुड़ जाता था इसके अंदर। तो कोई पांव मुड़ सकता है, कोई हाथ मुड़ सकता है, बच्चे का बॉडी ऐसे मुड़ सकता है। गर्दन में स्टिफनेस, अगर गर्दन में पोलियो वाला वायरस ने ज्यादा अटैक किया तो गर्दन ऐसी रह जाएगी, ऐसी होगी नहीं, ऐसी होगी नहीं। देखे होंगे कभी ना कभी पोलियो वाले पेशेंट। राइट? अब बच्चा पोलियो इतना ज्यादा नहीं है, ज्यादा क्या, या ना के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि पोलियो के लिए भी वैक्सीन आया था, पोलियो के लिए पहले टीका आया था, पोलियो के लिए पहले टीका लगाया जाता था। कौन सा टीका? उसको बोलते थे आईपीवी इंजेक्शन। आईपीवी का फुल फॉर्म था इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पहले बच्चा ये टीका लगा था, हमारे जमाने में तो 2 बूंद जिंदगी की आ गई थी, है ना बच्चा। चिकन पॉक्स के लिए वही वैक्सीन यूज करते हैं जो स्मॉल पॉक्स के लिए होता है, अलग नहीं होता है, पढ़ा चुकी हूं मैं भी, तो बताया मैंने। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस या वैक्सीन, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ये पहले टीका लगाया गया था पोलियो के लिए, और इस टीके को बनाया था जोनास सॉल्क ने। जोनास सॉल्क वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टीके को बनाया।
पहले ये टीका लगा था, उसके बाद तो आपको याद होगा एक 2 बूंद जिंदगी की चलती थी, मुंह में 2 बूंद डालते थे, है ना? पोलियो का परमानेंट कोई इलाज नहीं है अभिषेक, कोई इलाज नहीं है, ठीक है? देखा होगा अगर आपने इलाज होता पोलियो का तो इतने सारे लोगों के हाथ पांव मुड़े आज तक क्यों घूम रहे होते हैं ना? राइट? पैरालिसिस का कोई अगर एक बार लकवा मार गया, एक हाथ टेढ़ा हो गया तो उसका कोई इलाज होता है क्या? ठीक भैया, पोलियो एक टाइप का लकवा ही होता है। तो जब बात करते हैं फिर आ गया था इसका ओपीवी। ओपीवी का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ओरली पिलाई गई थी। तो 2 बूंद जिंदगी की आपने जिसको बोला था, 2 बूंद जिंदगी की, और ये बनाई थी अल्बर्ट सैबिन ने। ये बनाया था अल्बर्ट सैबिन नाम के साइंटिस्ट ने। तो पहले टीका लगाया, टीके से ज्यादा इफेक्टिव पता लगा कि 2 बूंद जिंदगी की है। तो आपने देखा होगा हर गांव, हर शहर, हर ढानी कस्बा में एक-एक घर में जाके नर्सेज, कंपाउंडर्स ने किस तरीके से पोलियो की दवाइयां पिलाई थी। पता लग गया ना, इस घर में नया बच्चा पैदा हुआ तो उसको 2 महीने बाद ही आके उसको पोलियो की दवाई पिलाने आ जाते थे पूरे गांव के गांव, है ना? मास लेवल पे इसका वैक्सीनेशन किया गया। मास लेवल पे पोलियो की 2 बूंद पोलियो की लोगों को इतना जागरूक किया गया था। अमिताभ बच्चन से लेके सब लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। इतना ज्यादा लोग पोलियो के लिए जागरूक करने के लिए कैंप लगाते थे गांव शहर में। और बच्चा, हर साल 24 अक्टूबर को हम पोलियो डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सारे लोगों को जागरूक करते हैं पोलियो के बारे में कि भाई पोलियो बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे बच के चलें और अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिला लें। लेकिन अब इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है ऑन डॉक्यूमेंटेशन। ऑन डॉक्यूमेंटेशन में इसलिए बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट में हम दिखाने के लिए पोलियो फ्री है, लेकिन अभी भी ऐसे सुनने में आता है कि कभी कभार एक साल में कोई 8-10 केस नए भी मिल जाते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि कभी कभार नए भी मिल जाते हैं। ठीक है बच्चा, चलो, तो ये हो गई 4th वायरस से होने वाली बीमारी पोलियो। अगले 5 नंबर पे हम पढ़ेंगे रेबीज। रेबीज के बारे में सब जानते हैं। 5 नंबर पे हम पढ़ेंगे रेबीज। रेबीज रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से। पढ़ा है ना? कुत्ते ने काट दिया तो भाग के आप क्या करते हो? इंजेक्शन लगवा के आते हो, बोलते हो डॉक्टर रेबीज का इंजेक्शन लगवा दो। ये मत बोलना डॉक्टर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवा दो, राइट? आज के बाद कभी ये मत बोलना कि रेबीज का इंजेक्शन, एंटी रेबीज। भाई रेबीज होने का इंजेक्शन थोड़ी ले रहे हो आप तो रेबीज से बचने का इंजेक्शन ले रहे हो। चल, लिख गया रेबीज। अब सुनो जरा, रेबीज के पैथोजन का नाम क्या होता है? एक वायरस की वजह से ही होता है, रोगजनक का नाम, जिसको बोलते हैं हम रेबडा वायरस। रेबडा वायरस हिंदी में सेम नाम है, रेबडा वायरस, जिसकी वजह से हमें रेबीज होता है। रेबडा है ये, ठीक है? अब ये किसमें होता है? इसका वेक्टर कौन है? कौन कैरी करता है इस पैथोजन को? इसका वाहक कौन है? तब आप बताओगे बच्चा, कुत्ते के काटने से भी रेबीज होता है, बिल्ली के काटने से भी रेबीज होता है, और बंदर के काटने से भी। अगर कुत्ता, बिल्ली और बंदर के नाखून भी आपको लग जाए और आपकी स्किन छिल जाए, आपको खून आ जाए, ठीक है बच्चा, टीका और वैक्सीन एक ही होता है। ठीक है? तो सिर्फ कुत्ता नहीं, हाँ जनरली हम लोग कुत्ता ज्यादा काट लेता है, बंदर के कांटेक्ट में कहीं आते हैं, लेकिन याद रखना अगर बिल्ली ने भी आपको काट लिया, दांत वांत या उसके नाखून वाखून लग गया है, या बंदर ने भी आपको काटा है, तो भी आपको एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवाना है। क्या होता है इस रेबीज में? जरा देखो, फैलता कैसे है? तो मान लो कुत्ते ने आपको ऐसे काट दिया, वायरस घुस गया बॉडी में। ये वायरस ब्लड से होते हुए यहां पहुंचते हैं, यहां का मतलब है आपके दिमाग, और ये दिमागी बुखार कर देते हैं। ये बीमारी आपके ब्रेन में इन्फ्लामेशन ले आती है। ब्रेन में इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, और ब्रेन में सूजन का मतलब होता है दिमागी बुखार। देखो, अब थोड़ा बहुत काटा है, एक बार काटा है तो कोई बात नहीं, और आपने सही समय पे एंटी रेबीज लगवा लिया, बच जाते हो आप। अब अगर फिर से कुत्ते ने काट लिया, एक साल में 2-3 बार कुत्ते ने काट लिया, तो फिर वो डेंजर कंडीशन हो जाती है। उसका मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारे रेबडा वायरस आ गए हैं। तब ये वायरस आपके दिमाग तक पहुंच जाते हैं, जो खतरनाक होता है। तो ब्रेन में इन्फ्लामेशन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी कमजोर हो सकती है, आपकी सोचने की, समझने की क्षमता में कमी आ सकती है। ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनो। इस रेबीज की मैंने कहा ना स्टेज होती है। पहली स्टेज में तो आपको सर में दर्द होगा, उल्टी वगैरह होगा, खाना वाना प्रॉपर पच नहीं पाएगा। दूसरी स्टेज में आपका अबनॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा। अबनॉर्मल कैसा? कुत्ते जैसा बिहेवियर हो जाएगा। समझ रहे हो आप? अच्छा, ये बात सच है, अगर आपको एक साल में 3-4 बार कुत्ते ने काट दिया, अब आपने किसी आदमी को काट लिया ना, किसी इंसान को काट लिया, तो आपसे भी रेबीज हो सकता है। आप भी तो वेक्टर हो गए भैया इस वायरस का, है ना? 3-4 बार कटवा चुके हो एक साल में, तो आपको भी तो हो गया ना, आपसे ही बचने की जरूरत है। आपका बिहेवियर भी अब कुत्तों जैसा हो गया है, राइट? तो बच्चा, अबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब है आप में कंफ्यूजन हो जाएगी, आप हर चीज में कंफ्यूज करोगे, आपकी मेमोरी एकदम कमजोर हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता एकदम गायब हो जाएगी, मतलब पहले जैसा बिहेवियर आपका रहेगा नहीं। हाइड्रोफोबिया, ये बहुत ही मेन सिम्टम है। अगर आपको एक कुत्ते ने एक साल में 2-3 बार काट लिया, आपको पानी से दूर भागोगे। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिया का मतलब दूर भागना। पानी से दूर भागते हो आप। गली में जो आपके जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आप उनके ऊपर पानी डालते हो तो कितना दूर भागते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर रेबडा वायरस रहता है। अब हमारे घरों में हम पेट पालते हैं, मेरे पास है डॉग, मेरे पास यहाँ पे भी एक गोल्डन रिट्रीवर है, जिसका नाम मैंने कोपर रख रखा है। कोपर बहुत बड़ा हो गया, अब तो 1.5-2 साल पहले लिया था, और मेरे जयपुर वाले घर में भी है, वहां तो 2-3 है ना? तो
इनको मैं हर साल बूस्टर डोज लगवाती हूँ, रेबीज का इंजेक्शन लगवाती हूँ, तो ये अगर काट भी लेगा ना कभी तो मुझे रेबीज होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा हुआ है, राइट। तो बच्चा अगर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनमें कौन ही लगाएगा रेबीज का इंजेक्शन, तो क्या होता है कि उन लोगों के ऊपर आप कभी पानी डालो कितना दूर भाग जाते हैं, बिकॉज उनमें हाइड्रोफोबिया रहता है। तो बोलते हैं ना कुत्ते का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, तो वो सच बात है, कुत्ते के काटे हुए लोग पानी से दूर भागते हैं। और ऐसे लोगों को हाइपर सलाइवेशन होने लग जाता है, लार ज्यादा बनने लग जाती है, कुत्ते जैसी हरकतें मैं बताती हूँ, कुत्तों के कैसे आता है लार, कैसे गिरता रहता है, वैसे ही आपके मुंह से भी लार टपकना शुरू हो जाएगी। और आपकी आंखों की मसल्स होती है ना, ये इसमें लकवा हो सकता है, आंख आपकी खराब हो सकती है, ठीक है, कंफ्यूजन बढ़ सकती है, बुखार हो सकता है। अब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेज पे चला गया तो बच्चा आपकी ये स्टेज आएगी कि आपके दिमाग के अंदर इस तरीके से बुखार पैदा हो जाएगी। आपको अब आपके दिमाग तक पहुंच चुका ये वायरस, अब एक खतरनाक है ये, राइट। हाँ, कुत्तों की लार में भी ये वायरस रहते हैं, अगर लार वार भी आप हाथ वाथ भी उन्हें चटा रहे हो तो बाद में प्लीज करके वो हाथ धो लिया करो, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। चलो, तो ये होता है हाइड्रोफोबिया, होगा इसके अंदर, दिमाग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, कंफ्यूजन, मेमोरी पावर वगैरह कमजोर हो जाएगा। और इसके लिए वैक्सीन किस नाम से आता है, तो एंटी रेबीज वैक्सीन बोलते हैं उसको, इसके टीके का नाम होता है एंटी रेबीज वैक्सीन। अब कंपनियां अलग अलग होती हैं, जैसे मैंने बोला ना बूस्टर, ऐसे अलग अलग कंपनियां होती हैं, आप किसी भी कंपनी का लगवा सकते हो। चूहे के काटने से रेबीज नहीं होता है सुनंदा, लास्ट क्लास में पढ़ा था, चूहे के काटने से प्लेग होता है। 6 नंबर पे आप लिखोगे मीजल्स। मीजल्स माता आई है ना, बच्चे के अंदर बोलते थे ना छोटी माता आई है, हिंदी में इसको खसरा लव बोलते हैं, गांव में लोग बोलते थे छोटी माता आ गई भैया, हमारे घर मत आना, अपने बच्चों को खेलने मत आने देना, हमारे बच्चे को छोटी माता हो गई है ना, खसरा रोग हो गया है मीजल्स। और मीजल्स किसकी वजह से होता है, तो बच्चा वायरस की वजह से। अच्छा, ये ना एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी ने कैसे पूछा था, एसएससी ने पूछा था 4 ऑप्शन दिए था और पूछा था इनमें से कौन सी एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, तो आपको बताना है कि जो आपका मीजल्स होता है ना वो क्या होता है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज होता है। उसके आसपास बैठोगे, उसके कमरे में भी चले जाओगे ना तब भी आपको मीजल्स हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी बात। तो इसका पैथोजन क्या होता है, आप लिखेंगे मोबिली वायरस। मोबिली वायरस ये इसका पैथोजन होता है। और ये किसके अंदर रहता है, इसका वेक्टर क्या है, तो भैया ये इंसानों में आ गया, उस इंसान के आसपास बैठे उसके आसपास की एयर के, ये एयरबोर्न वायरस हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा इट इज ए हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। हाईली कम्युनिकेबल लिख लेना पूरा कि ये अत्यधिक संक्रामक रोग है, यानी कि अगर आप उसके कमरे में भी चले गए ना तो भी बच्चा आपको मीजल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें स्किन इन्फेक्शन होता है, त्वचा संक्रमित होती है। कैसी होती है, त्वचा पे खुजली आएगी, 8-10 दिन तक लगातार खुजली आएगी पहले, और उसके बाद आप खुजला लोगे तो कुछ ऐसी स्किन हो जाएगी, ये देखो ऐसी स्किन हो जाएगी बच्चा मीजल्स में, ऐसी स्किन हो जाती है, हॉट वॉट पड़ जाते हैं, स्किन ऐसे छिलने लग जाती है, स्किन उतरना शुरू हो जाती है। इसी को हमारे गांव में, आप लोगों के भी गांव में बोलते ही होंगे कि भैया खसरा रोग हो गया किसी को, है ना, किसी को खसरा रोग हो गया है, देखा होगा आपने। स्किन इन्फेक्शन है, स्किन के ऊपर ईचिंग होने लग जाती है, ईचिंग का मतलब खुजली, 7-8 दिन तक खुजली से रहेगी, फिर आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी और स्किन कैसी, रैशेस पड़ जाएंगे स्किन के ऊपर। रैशेस का मतलब है लाल कलर के धब्बे से पड़ना शुरू हो जाएंगे। दाद होती है ना, दाद दाद जैसा हो जाता है, रिंग वोम नहीं होता लेकिन रिंग वोम जैसा हो जाता है, इसी को हम खसरा रोग या गांव में छोटी माता या माता निकल गई है हमारे बच्चे को ऐसे कहते हैं। अब ये बहुत खतरनाक बीमारी थी, बहुत फैल रही थी, तो इसके लिए भैया टीका बनना बहुत जरूरी था, तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। अब ये भी खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि इसके लिए भी टीका लगाया गया। इसके लिए जो टीका लगता है वो लगता है एमएमआर नाम से। एमएमआर को भी हम ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन का मतलब होता है एक टीका लगाओ 3 बीमारियों से बचा लो, 3 बीमारियों से बच जाएगा बच्चा ये, ठीक है। हाँ, छोटी माता चिकन पॉक्स को भी बोल देते हैं, इसको भी बोल देते हैं, इसको छोटी माता बोल देते हैं, चिकन पॉक्स को बड़ी माता बोल देते हैं, ऐसे नाम गांव में बोल देते हैं, तो मैंने लिख दिया है, वैसे आता नहीं है एग्जाम में सुनंदा, ठीक है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है ये भी 3 बीमारियों से बचाएगा। किस किस से, इस एम का मतलब होता है, पहले एम का मतलब होता है मीजल्स, पहले एम का मतलब होता है मीजल्स, दूसरे एम का मतलब होता है मम्प्स। मम्प्स अभी अगला पढ़ाऊंगी मैं आपको, गल सुआ रोग कहते हैं हिंदी में इसको, गले वाला पार्ट सूज जाता है। और आर का मतलब होता है रूबियोला, रूबियोला, और बता दूं मैं आपको रूबियोला भी मीजल जैसा ही होता है, अब खत्म हो चुका है वो भी, उसमें भी ऐसे स्किन लाल कलर की और स्किन के अंदर खुजली वुजली पैदा हो जाती थी, ठीक है। तो 3 बीमारियों से बचो, रूबियोला भी मीजल्स की जैसी ही होती है। साउंड नहीं आ रहा है, सत्यम कह रहे हैं साउंड तो सही आ रहा है, ओके। तो मीजल्स, मम्स, रूबेला 3 बीमारियों से बचने के लिए एक ही टीका, फोटो होगी देखना आप, ये रहा, देखो ऐसा टीका लगता था, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन 20 ml, है ना, दिखा रखा है ना, फिर इस सिरिंज के अंदर भर के आपको लगा दिया, तीनों बीमारी से आप बच गए। तो इसे बोलते हैं खसरा रोग, हिंदी में माता वाता लिख देते हैं, किसी को छोटी माता किसी को बड़ी माता, वो आम भाषा में बोल देते हैं, तो वो आपको याद भी रखनी है। चलो अब लगे हाथ हम मीजल्स भी पढ़ लेते हैं 7 नंबर पे। मीजल्स, सॉरी मम्स, मम्स पढ़ लेते हैं, मीजल्स तो हो गया। मीजल्स के बारे में याद रखना हाईली, देखो मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, अभी तक जो पढ़ाई है मैंने, दीज आर हाईली कम्युनिकेबल डिजीज, बहुत ज्यादा फैल जाती है, जिस इंसान को है उसके कमरे में गए ना तब भी आपको हो जाती है। 7 नंबर पे लिखोगे मम्प्स। मम्प्स जिसको हम गल सुआ या गल सूजा रोग कहते हैं, गले वाले पार्ट में सूजन आ जाती है, गले वाले पार्ट में। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, वही आपको याद रखना है। क्या, एक तो आपसे पूछता है कि उस बीमारी का नाम बताओ जिसके अंदर जबड़े लोक हो जाते हैं, ये जबड़े लोक हो जाएंगे ऐसे, जैसे टिटनस में बताया था मैंने आपको, वैसे हो जाते हैं, गले में सूजन आ जाती है यहाँ पे। तो जरा इसके पैथोजन का नाम लिखो पहले तो, पैरामाइक्सो वायरस, इसका जो रोग जनक होता है वायरस है, हम वायरस ही पढ़ रहे हैं, तो पैरामाइक्सो वायरस
नाम का एक वायरस होता है। इसकी वजह से मम्प्स होता है, इसकी वजह से मम्प्स यानी गलसुआ होता है। अब ये वायरस जाता कहां है? आपके माउथ में, माउथ से ही जाता है। ये माउथ से ही एंटर करेगा, हवा हवा में रहता है, या कोई जूठा खाना वाना पानी वानी पी लिया तो ठीक है। चलो, माउथ में जाके क्या करेगा? हमारे मुंह में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, पढ़ा था ना हमने, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लारीय ग्रंथियां होती हैं। कितनी होती हैं बच्चा, याद है आपको? 3 ही टाइप की होती हैं, 3 ही पेयर होती हैं। और एक सलाइवरी ग्लैंड पढ़ाई थी मैंने सबसे बड़ी, जिसको हम पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जो कान के पास होती है। उसके अंदर इंफेक्शन करता है ये, उसमें सूजन पैदा कर देगा, सूज जाएगा और उसमें इंफेक्शन पैदा हो जाएगा। और जरा ध्यान से सुनो, ये वाला पार्ट वो यहां होती है, तो ये पार्ट ऐसे सूज जाता है, ये पार्ट ऐसे जबड़े लोक हो जाएंगे, तो इसी बीमारी को लोकजो डिजीज भी कहा जाता है। जैसे टिटनस को भी जो लोक होगा, लोक जो ही होगा, ठीक है। जबड़े आपके लोक हो जाते हैं, खाना पीना चबा नहीं पाओगे, निगल नहीं पाओगे अच्छे से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी बीमारी के अंदर जबड़े लोक हो जाते हैं, तो वो इसी के अंदर, और एक टिटनस के अंदर। टिटनस में तो कम होते हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाम के अंदर, एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसी बीमारी का नाम बताओ जिसमें लारीय ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स में इंफेक्शन हो जाता है, तो वो भी यही बीमारी है, वो भी यही बीमारी है। कैसे? तो फोटो भी होगी, आप देखो, ये रही ना पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ये दिखा रखा है ना, ये इसमें स्वोलन आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। देखो सिम्टम्स क्या क्या है, जरा 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 पढ़ना इसके बारे में। ये रहे सिम्टम्स, पेन और डिस्कम्फर्ट व्हेन यू स्वॉलिंग, मतलब जब भी आप खाना चबा रहे हो, खा रहे हो ना, उस समय पेन होगा, मुंह में बुखार आ जाएगा, सर में दर्द, ये तो वायरस से होता ही होता है। थकान आएगी, भूख लगना बंद हो जाएगा, गले में आपको क्या हो जाएगा, हिचकिचाहट, वही विक्स की गोली लो, हिचकिचाहट दूर करो। ये वायरस ना यहाँ बहुत रहता है, इस हिस्से में ज्यादा रहता है, इस हिस्से में ये वायरस ज्यादा रहता है, इसलिए गले में सूजन आके आपको इरिटेशन रहती है बहुत ज्यादा। अब ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए हमने यहाँ टीका तो लगा दिया था। ये एमएमआर का जब वैक्सीन लगवाया तो इसमें मम्प्स के लिए भी तो आ गया था। अनुग्रह क्या कह रहे हैं आप? तो ये साथ में आ तो गया, समझ में आ गया मेरी बात? तो याद रखना कि ये बीमारी के लिए टीका हम मीजल्स के साथ पहले ही लगवा चुके हैं। 7 नंबर ही तो हुआ बच्चा, 5 ये था, 6 ये था, 7 ही तो हुआ, ऐसा ही तो लिखा है 7 नंबर, ठीक है। तो इसको जबड़े लोक होने वाली बीमारी, हाँ टिटनस में भी जबड़े लोक होते हैं, लेकिन टिटनस से ज्यादा यहाँ हो जाता है। यहाँ तो ऐसा हो जाएगा, आदमी बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट सूज गया ना, मुंह खोलेगा दर्द होगा, उसको दर्द होगा। और इसमें लारीय ग्रंथि, ये इकलौती ऐसी बीमारी है वायरस से होने वाली जो लारीय ग्रंथि में इंफेक्शन करती है, इसलिए ये एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन। बचने के लिए टीका वही आएगा, एमएमआर का टीका, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगली हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस डिजीज के बारे में। 8 नंबर पे हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस डिजीज। अब हेपेटाइटिस तो बहुत फेमस बीमारी हो गई है भैया, है ना, बहुत फैलता है, दिल्ली विल्ली में तो इतना हेपेटाइटिस फैलता है ना, पूछो ही मत। हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस रोग। अब कुछ बातें आपको यहां जानने की जरूरत है, बड़े गौर से सुनना। हेपेटाइटिस डिजीज आपसे पूछ ले, कॉमनली एक क्वेश्चन आता है कि किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको बताना है ये लीवर को इफेक्ट करता है, यकृत को, लीवर को। मेनली ये बीमारी आपके लीवर को इफेक्ट करती है। अनुग्रह कह रहे हैं हम लाइव नहीं पढ़ पाते हैं, डाउट कहां पूछे, तो भैया लाइव में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि मैं आपको एक एक बच्चे को नंबर दे दूंगी, उस पर डाउट रिप्लाई करती रहूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। आप लाइव नहीं पढ़ पाते, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो टीचर की प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा। और आप इस कमेंट के लिए आप इतनी देर से कह रहे थे कि मैम रिप्लाई नहीं कर रही, रिप्लाई नहीं कर रही, ऐसे मत करा करो बेटा। क्लास में कोई अच्छा क्वेश्चन पूछते तो मैं रिप्लाई करती, आप कह रहे हो कि मैं लाइव क्लास नहीं कर पाता हूं, मैं कहां पूछूं डाउट, तो मैं अपना पर्सनल नंबर थोड़ी ना देने को बैठी हूं 24 घंटे आपको कि उस पर आप रिप्लाई करना है, ऐसा थोड़ी होता है बेटा, ना। चलो, बाकी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्या? सुनो, हेपेटाइटिस बीमारियां आपके लीवर को इफेक्ट करती है, और हेपेटाइटिस का वायरस का नाम अलग से नहीं होता है, हेपेटाइटिस वायरस ही कह देते हैं इसे। इसे क्या कह देते हैं? हेपेटाइटिस वायरस ही कह देते हैं, इसके वायरस का अलग नाम नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है। हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। 5 टाइप का हेपेटाइटिस होता है। अब इनके वायरस के नाम याद नहीं करने हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस ए होता है वो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, बी होता है वो बी वायरस की वजह से, सी होता है वो सी वायरस की वजह से, और डी होता है वो डी वायरस की वजह से, और ई होता है वो ई वायरस की। मतलब इसके लिए अलग से कोई वायरस का नाम याद नहीं रखना। अब इन 5 हेपेटाइटिस में कुछ डिफरेंस है, वो आपको देखना पड़ेगा बच्चा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से 1-2 होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होती हैं, तो ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। चलो, समझ में आ गई मेरी बात? सुनो जरा, मैंने कहा था हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है, ए बी सी डी ई। अब ए वाले को ए वायरस एचएवी, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वाले को एचबीवी, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वाले को हेपेटाइटिस सी वायरस, डी वाले को डी वायरस, ई वाले को ई वायरस। अब थोड़ा सा इनका फैलने का तरीका अलग होता है ना। सुनो, आप हेपेटाइटिस ए होता है वो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है, प्रदूषित पानी और प्रदूषित भोजन से ही आता है। आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना ये सारा, ठीक है। मैं ऐसे नोट डाउन करवा रही हूँ, लेकिन आपको नोट डाउन करना है अच्छे से, जो मैं अंडरलाइन करूँ वो आपको याद रखना है।
अब इससे बचने के लिए वैक्सीन आ गया है, टीका लगता है। दिल्ली में तो अभी भी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजों में अभी भी हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा फैल रहा है। यहाँ का पानी गंदा है, लगभग यहाँ पे सारी बीमारियां गंदा पानी पीने से ही हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूटेड पानी है, पानी गंदा आता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो रेस्ट करो, बाकी डॉक्टर आपको दवाइयां दे रहा है, उसको आप ध्यान से लो। तो ये फैला कैसे, ए कैसा फैला, ए वाला कैसे फैला, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित पानी पीने से। ठीक है, अब हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, तो ये सुनो बच्चा, ये कैसे फैलता है, कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। एक ऐसा इंसान था जिसको हेपेटाइटिस बी था, उसने छींक दिया, खांस दिया, बॉडी के फ्लूइड, उसका पसीना हो गया, उसके नाक से निकलने वाला पानी, उसका आंसू, उसका खून वून, कुछ भी आपके बॉडी में आ गया। बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है शरीर से निकलने वाला कोई भी तरल पदार्थ उसका आपके कांटेक्ट में आ गया। ये खून से भी फैल सकता है, तो ये लिखना है आपको, जो मैं लिख रही हूं ना, ये नोट्स में अच्छे से छाप लेना। ये हेपेटाइटिस बी ब्लड से भी फैलता है, इसीलिए जब खून किसी को चढ़ाते हैं ना, तो ये चेक करते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी वाला वायरस तो नहीं है क्या। ठीक है, और साथ में उस इंसान के लार से, उसके पसीने से, कैसे भी बॉडी से कोई भी फ्लूइड निकल रहा है, आंसू वांसू, वो आपके बॉडी में, आपके कांटेक्ट में आ गया, तो आपको हो जाएगा। वैक्सीनेशन इसके लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, टीका इसके लिए भी लगता है। तीसरा आता है हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस एसटीडी होता है। एसटीडी का मतलब होता है, पढ़ा चुकी हूं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचरित रोग। यौन संचरित रोग यानी कि मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल में अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं तो उससे फैल सकता है। लाइक एचआईवी पढ़ाया था ना, लाइक एक और पढ़ाया था, बताओ कौन सा, सिफिलिस। ठीक है, कैसे, सिरिंज, हॉस्पिटल में ऐसे इंसान को इंजेक्शन लगाया जिसको हेपेटाइटिस था, सी था, वही सिरिंज आपको लगा दी, फैल जाएगा। बॉडी फ्लूइड से, वही पसीना वसीना, कैसे भी यूरिन वगैरह, उसने जो वॉशरूम क्या यूज किया, वही वॉशरूम साफ नहीं हुआ, वही वॉशरूम आपने यूज कर लिया, हो जाएगा। ठीक है, और मां से बच्चे में, जब मां प्रेग्नेंट है तो अगर उसके बॉडी में हेपेटाइटिस सी वायरस आ गया कहीं से, तो उसके बच्चे में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि मां अपने बच्चे को खून देती है, तो मां का खून बच्चे के खून से मिक्स हो गया, आ गया। राइट, अब इसके लिए क्या है, तो इसके लिए बच्चा ऐसा वैक्सीन नहीं है अभी तक सी के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन नहीं है, लेकिन दवाइयों ववाइयों से क्योर कर लेते हैं डॉक्टर, सही समय पे गए तो। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी वाला परफेक्ट एसटीडी का एग्जांपल है, यौन संचरित रोग का परफेक्ट एग्जांपल है। अब आ जाओ हेपेटाइटिस डी वाला। डी वाला कहां से, खून से फैलेगा और बॉडी फ्लूइड से। भाई किसी का खून चढ़ा दिया, उसमें आ गया, वही छींकना खांसना कहीं से भी उसके कांटेक्ट में चला गया, तो ठीक है। और इसमें भी, हाँ, ये भी एसटीडी हो सकता है। सी और डी दोनों क्या हो सकते हैं, एसटीडी हो सकते हैं। ये दोनों ज्यादा खतरनाक होते हैं, सी और डी, ये दोनों ही यौन संचरित हेपेटाइटिस माने गए हैं। डी वाला जो होता है वो कैसे, तो आप बताओगे, जूठा खाना खाने से, ओरली आता है, ओरली का मतलब मुंह से आ रहा है ये। ठीक है, जूठा खाना खाने से, वही पैक्ड फूड खाने से, जिसके अंदर पैकिंग रहती है उस खाने को, कच्चा, कच्चे जैसे फल फ्रूट होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो पैक्ड लेके आते हैं, उनमें ज्यादा फैलता है। राइट, तो ये आपको याद रखने थे, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। इन पांचों में कॉमन चीज क्या है, कि ये पांचों ही वायरस किसमें सूजन पैदा करते हैं, लीवर में। लीवर में पहले इन्फ्लामेशन पैदा करेंगे, फिर धीरे 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 आपके लीवर को खराब करना शुरू कर देते हैं। तो ये वो बीमारी है जिसमें आपका यकृत प्रभावित होता है। लीवर में इन्फ्लामेशन, उसके बाद लीवर धीरे धीरे आपका खराब होना शुरू हो जाता है, डॉक्टर बोलता है आपका हेपेटाइटिस लीवर तक पहुंच चुका है। राइट, तो ये आपको हेपेटाइटिस के बारे में याद रखना है। कुछ कुछ के इंजेक्शंस हैं, कुछ कुछ के नहीं है। सेम चीज यहां पे लिखी हुई है, और ये देखो, ये लीवर बना हुआ है क्योंकि ये बीमारी कॉमनली आपके लीवर को ही इफेक्ट करती है। राइट, सबसे खतरनाक माने गए हैं सी और डी, और ये दोनों ही एसटीडी हैं। ये दोनों ही क्या है, आप बताओगे बच्चा, यौन संचरित हेपेटाइटिस होते हैं। मार्केट में इंजेक्शन अलग से नाम नहीं आता है, इसका नाम मार्केट में हेपेटाइटिस इंजेक्शन ही होता है। इसका नाम मार्केट में हेपेटाइटिस इंजेक्शन ही होता है। यही चीज यहां पे लिखी हुई थी, सेम ए बी सी डी ई में, मैंने जो लिखा है वही यहां पे लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई, और लिखा है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर हेपेटाइटिस। इसीलिए हम हेपेटाइटिस को लीवर हेपेटाइटिस भी कह देते हैं, क्योंकि ये कौन से ऑर्गन को मेनली इफेक्ट करता है, तो ये आपके लीवर को ही करता है, इसलिए इसका नाम यहां पर ये भी पड़ गया है। रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस के पांचों टाइप हो गया। अब कौन सा बचा, इबोला। नेक्स्ट लिखो, इबोला 9 नंबर पे। एचआईवी एड्स छोड़ा है मैंने, एचआईवी एड्स तो बड़ा है, उसके लिए तो मैं अलग से क्लास लूंगी। इबोला वायरस, अभी जो वायरस, जो लास्ट डिजीज बची है ना वायरस वाली, इनमें ना बच्चे सिर्फ आपको वेक्टर के नाम याद रखने हैं। इबोला डिजीज या इबोला वायरस। इबोला वायरस के लिए अलग से वायरस का नाम याद नहीं करना, इबोला वायरस ही होता है। इबोला वायरस, इबोला वायरस इसलिए नाम ही पड़ गया, ये बीमारी का भी नाम, बीमारी का नाम इबोला या इबोला वायरस आ जाता है। इबोला वायरस ही नाम होता है इसका। हाँ, इसका वेक्टर कौन है, चमगादड़। ये आता है एग्जाम में कि चमगादड़ कौन सा वायरस करता है, कौन सा फ्लू करता है, इबोला फ्लू। चमगादड़ बैट, चमगादड़ से कौन सा फ्लू फैलता है, तो इबोला फ्लू फैलता है, इबोला वायरस फैलता है। अब ये इबोला वायरस में होता क्या है, देख लो बच्चा, बहुत तेज बुखार रहेगी, भाई फ्लू वायरस में बुखार तो रहती है, उल्टी आएगी, डायरिया हो जाएगा, उल्टी दस्त आएंगे, ठीक है, साथ में गले में सूजन आ जाएगी, और फिर ना बहुत ज्यादा अगर इबोला फैल गया ना, तो बच्चा ये इबोला आपके दिमागी बुखार का भी कारण बन जाता है आगे चलकर, और आपकी स्किन विकिन से आपकी ब्लड वेसल्स कमजोर होकर खून भी आ सकता है।
एक टाइप का फ्लू है, वही दिमाग के अंदर तक फैल जाता है। ये चमगादड़ है, दिख रहा है ना, इसका नेचुरल होस्ट है, यानी कि चमगादड़ इज ए नेचुरल होस्ट, इसी से हम लोगों में फैल जाता है। अब कैसे फैलता है आप सोच रहे होंगे, चमगादड़ ने क्या खा लिया, आम वाम खा लिया, पेड़ पे लगा था, हल्का सा ऐसे टोंच दिया, वही आम हमने खा लिया, है ना, कोई सब्जी पे जाके टोंच दिया, सब्जी को इन्फेक्टेड कर दिया, है ना, तो हम लोगों में भी आ जाता है। तो चमगादड़ से कौन सा होता है, तो आपको बताना है इबोला। ऐसे ही बच्चा एक और फ्लू होता है, अगला लिख लो, ये सारे फ्लू हैं। 10 नंबर पे आता है जिसको बोलते हैं नीपा फ्लू। 10 नंबर पे आता है उसको बोलते हैं नीपा फ्लू, नीपा वायरस या नीपा फ्लू। अब ये नीपा फ्लू आपसे पूछेगा किससे होता है, ये होता है बच्चा आपको, इसको बोलते हैं जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस क्या होते हैं वो सुनो आप पहले। जूनोटिक वायरस का मतलब होता है ऐसा कोई वायरस जो पहले किसी जानवर में आया, किसी एनिमल में आया, गाय भैंस घोड़ा बकरी किसी में भी आ गया, जानवर में जो हम घरों में पालते भी हैं, है ना, फिर हम लोगों में आया, इंसान में आया, उस जानवर से हम लोगों में आ गया, तो उसे जूनोटिक वायरस कहा जाता है। और नीपा फ्लू तो होता ही दिमागी बुखार है, ये तो सीधा आपके दिमाग में जाता है, और एक बार अगर नीपा फ्लू बिगड़ गया ना, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज कर देता है ये, आप सीधा वेंटिलेटर पे जाओगे। और सॉरी मैं से नहीं बोलती हूँ, एक बच्चा बोल रहा था मैं से मत बोला करो, आपका मतलब जिसको भी होता है, ठीक है, जिसको भी होता है उसके दिमाग में इंफ्लेमेशन पैदा करेगा, दिमाग के अंदर जाके इंफेक्शन करेगा, और उसके ब्रेन के पास ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। और आप खुद समझ सकते हैं जब दिमाग के पास ही ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसका बॉडी का बैलेंस, सारे ऑर्गन धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे इंसानों को फिर वेंटिलेटर पे ही रखना पड़ता है, ऐसे इंसानों को फिर वेंटिलेटर पे ही रखना पड़ता है। हाँ डेंजर है ये, नीपा फ्लू इज डेंजर, ये डेंजर है, ये नहीं होना चाहिए। किससे फैलेगा, गाय वाय में आ जाएगा, भैंस में आ जाएगा, बकरी में आ जाएगा, भेड़ में आ जाएगा। अब गाय भैंस बकरी इन सबको आप क्या अपना हाथ वाथ चटाते रहते हो, फिर आप आके धोते हो नहीं, उसी हाथ से आपने खाना खा लिया, तो आपको भी आने के चांसेस है ना, आपको भी आने के चांसेस है। ऐसे ही बच्चा एक फ्लू और होता है, ये सारे फ्लू है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, 11 नंबर पे फ्लू है, उसको बोलते हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू किससे होता है, तो स्वाइन फ्लू के पैथोजन का नाम लिखो। पैथोजन एक वायरस ही होगा, है ना, और इसका जो पैथोजन होता है वो होता है H1N1 वायरस। H1N1 वायरस किसमें रहता है, ये मेन है, सुअर में। इसका वाहक कौन है, सुअर। इसका वाहक होता है स्वाइन यानी पिग, पिग सुअर, सुअरों से होता है ये। और ये क्या करता है पता है, इसका एक अलग सा कैरेक्टर है, ये वायरस जाके आपके बॉडी में ना कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। कैल्शियम होता है ना हड्डियों में, दांतों में, नाखूनों में, खून में, इन सब में तो कैल्शियम जरूरी होता ही है, तो ये आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है। तो इनके पैथोजन के नाम और वेक्टर के नाम, मेन वेक्टर है, देखो कैसे पूछेगा, गाय भैंस बकरी जो मवेशी होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, है ना, गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट, इन सबसे कौन सा फैलेगा, नीपा फ्लू। सुअर से कौन सा फैलेगा, स्वाइन फ्लू। चमगादड़ से कौन सा फैलेगा, इबोला फ्लू। ऐसे ही एक फ्लू और है जो अभी आपने 6-7 महीने पहले सुना था, साउथ में आया था अपने इंडिया में, साउथ इंडिया में, जिसको बोलते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, पक्षियों वाला फ्लू, या इसी को कभी कभी कहते हैं एवियन फ्लू। एवियन फ्लू का मतलब है कि जो एवीज क्लास में आते हैं वो पक्षी, और ये किससे होता है, कुक्कड़ फैमिली से। अब कुक्कड़ फैमिली में कौन आता है, मुर्गा, मुर्गा मुर्गी और बतख, ये सब आती है ना, तो ये लिख दो बर्ड फ्लू। इसका पैथोजन कौन होता है, इसका रोगजनक कौन है, H5N1 वायरस, ये वायरस के नाम है, देखो ये H1N1 था, ये H5N1 वायरस है। और ये किसमें होता है, तो ये होता है कुक्कड़ फैमिली, कुकड़ू करते हैं जो, है ना, कुक्कड़ फैमिली से होता है। जैसे बतख से, बहुत सारे लोग बतख बतख खाते हैं, बतख के अंडे वंडे खाते हैं। जैसे ये आपका मुर्गा मुर्गी, मुर्गी के अंडे खा लिया आपने, मुर्गा खा लिया, है ना, तो मुर्गी के अंडे से आ जाएगा और मुर्गे से आ जाएगा। तो इसीलिए मतलब जो पाउल्ट्री फार्म होते हैं ना, मुर्गी पालन करते हैं जो लोग, उनको वहां पे हो जाता है। तो पहले किसी मुर्गा मुर्गी में आया, अब मुर्गा चिकन खाया आपने या आपने अंडा खाया तो आप लोगों में आ गया। तो और ये फ्लू इतना तेज फैलता है बच्चा कि अगर पाउल्ट्री फार्म में किसी को एक एक को हो गया, एक बतख को या एक मुर्गे को हो गया, तो अगले दिन 10 को, फिर 100 को, फिर 150 को। तो इस बीमारी को आगे से आगे बचाने के लिए जहर के इंजेक्शन देके मुर्गा को मुर्गी को मारना भी पड़ता है। अभी आपने 6-7 महीने पहले ही सुना होगा कि साउथ में एक चिड़ियाघर में फैल गया था, तो वहां पे जितने भी बर्ड्स रखे हुए थे उन सबको जहर देके मारना पड़ा था। ऐसे ही ये आ जाता है फ्लू, और ये कैसे फैलेगा, जो लोग चिकन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, जो अंडा वंडा खाते हैं, उन लोगों में फिर आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे फैलता रहता है। मैम डिजीज में पीएचडी करने लग गए हैं हम, बस ज्यादा नहीं पढ़नी है, मेन मेन मैंने आपको वायरस डिजीज पढ़ा दी है, यही आती है। अब देखो एक आदि और होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ही होता है। एक होता है इन्फ्लुएंजा, ये भी लिख लेना अगला 13 नंबर पे, इसके वायरस का अलग नाम नहीं है, इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। इसमें क्या होता है, जुकाम है एक तरीके का, क्या क्या होगा, नाक से पानी, गले से पानी, और साथ में आपके फेफड़ों में कफ जम जाएगा, खांसी आएगी, ये फ्लू ही है, इन्फ्लुएंजा फ्लू ही है, जुकाम का एक अपर वर्जन इन्फ्लुएंजा कहलाता है। कहां पे, लंग्स में जाके इन्फेक्शन कर देता है ये वायरस, फेफड़ों में इन्फेक्शन कर सकता है, इन्फ्लुएंजा फेफड़ों में इन्फेक्शन करता है। बच्चों को और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो उनको इन्फ्लुएंजा ज्यादा हो जाता है। हम लोग तो रिकवर कर जाते हैं जुकाम वुकाम से, है ना। कॉमन कोल्ड जो साधारण जुकाम होती है वो भी वायरस की वजह से है। तो ये सारी बीमारियां आपको पढ़नी थी जो वायरस से होती है। मेन मेन मैंने आपको करवा दिया, ये इन्फ्लुएंजा तो आप खुद से ही पढ़ लोगे, एक बार वापस से रिपीट करवा देती हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, तीसरा आप पढ़ाओगे पोलियो, चौथा आपको बताना है हेपेटाइटिस के 5 टाइप,
ठीक है। उसके बाद रेबीज, उसके बाद आप बताओगे मीजल्स, उसके बाद बताओगे आप क्या, मम्प्स, उसके बाद आपको इबोला, निपा वायरस और एवियन फ्लू या जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं। आप देखो पक्षियों में आता है, पक्षियों के कांटेक्ट में ये बच्चा चला गया तो इस बच्चे को हो जाएगा। अब इससे बचने के उपचार क्या है? तो भैया किसी पक्षी वक्षी के कांटेक्ट में जाओ तो हाथ वाथ धो लिया करो, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? तो भाई मैंने कहा ना, कोई भी फ्लू हो, जुकाम खांसी सर में दर्द बुखार तो पैदा करेगा ही करेगा। मैम स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का नाम नहीं बताया, किसने कहा नहीं बताया? स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का नाम अलग से नहीं रखा था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ही रख दिया था, अलग से नाम नहीं था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन। अब स्टूडेंट सुनो, वायरस डिजीज में हमने एक छोड़ा है, दैट इज एचआईवी एड्स। अब वो है ही इतना बड़ा, उसके बारे में मैं हर बैच में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाती हूँ, क्योंकि भैया एचआईवी एड्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानकारी नहीं, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपके बैच में कल एक रिकॉर्ड करके वीडियो डालूंगी, उसको पढ़ लेना। तब बैच में बता दूंगी एचआईवी एड्स क्या होता है, उसका इंजेक्शन आज तक क्यों नहीं बना, कैसे फैलता है, कब एचआईवी एड्स डे मनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लगभग 40 मिनट का वीडियो होगा, 35 से 40 मिनट का वीडियो होगा, कल आपके बैच में अपलोड हो जाएगा। प्लीज उसको देख लेना एचआईवी एड्स को, तो हमारी बैक्टीरियल और वायरस डिजीज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम उसके नेक्स्ट क्लास में हम एक ही दिन में फंगल और प्रोटोजोआ डिजीज पढ़ लेंगे। फंगल और प्रोटोजोआ डिजीज ये हम पढ़ लेंगे, फंगल और प्रोटोजोआ डिजीज। 5 इसमें है, 6 या 7 इसमें है, 6 या 7 इसमें है, ये एक ही क्लास में हो जाएगा, बड़े नहीं है। उसके बाद 1 से सवा 1 घंटे की क्लास में जेनेटिक डिजीज। फिर मैं छोटे छोटे वीडियो और डालूंगी, डायबिटीज, कैंसर, देखो उनके लिए लाइव क्लास करने का, और जो हम पढ़ रहे हैं ना ये तो मैं एक्स्ट्रा दूंगी आपको, एचआईवी एड्स और ये सब तो मैं एक्स्ट्रा दूंगी आपको, राइट। तो ये वीडियोस देख लेना, मैं आपके बैच में अपलोड करवा दूंगी, कल हो जाएगा शाम तक अपलोड, राइट। तो कल एचआईवी एड्स पढ़ लोगे, उसके बाद आपको उसके नेक्स्ट क्लास में कवक और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां मैं आपको पढ़ा दूंगी, है ना बच्चा। तो 2 क्लास के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 किसके बाद? ये एचआईवी एड्स वाली को काउंट नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे तो 3 हो जाएंगी, ऐसे तो 3 हो जाएंगी। देखो एचआईवी एड्स को 5 मिनट में पढ़ाने को मैं पढ़ा सकती थी आज भी, लेकिन मैं जानती हूँ उस बीमारी के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो वो वीडियो आपका कल बैच में डल जाएगा, उसको आप देख लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम, परसों की क्लास में हम फंगल और प्रोटोजोआ डिजीज कर लेंगे। 5 और 6 7 होती है, दोनों मिलाकर 12 13 बीमारियां होती हैं, एक ही क्लास में हो जाएंगी। फिर जेनेटिक डिजीज,